नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि 2 दिन कुछ टेक्निकल कमी आने के कारण आपके सामने नहीं आ पाया। आज इतिहास विषय, राजस्थान का इतिहास और करंट अफेयर्स को अपने कंटिन्यू रखेंगे। आज का जो बिंदु है इतिहास विषय का, प्राचीन प्रागैतिहासिक इतिहास का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? आज अपने पढ़ेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमसे कोई पूछ ले कि नवपाषाण काल का कालक्रम क्या है, यदि हमसे कोई पूछ ले या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नवपाषाण काल का कालक्रम क्या है, तो क्या है? 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आता है, आईएएस में कथन के रूप में आ चुका है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि नवपाषाण शब्द की पहली बार, नवपाषाण का शब्द को पहली बार किसने प्रयुक्त किया था, किसने इसको नवपाषाण काल नाम दिया? तो किसने दिया था? 1865 में जॉन लुबाक ने। ये यूपीपीसीएस में आ चुका है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि यदि प्रश्न बन जाए कि नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने किया, तो जॉन लुबाक ने 1865 में इस शब्द का प्रयोग किया। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को, किसने? गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति एवं अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है। यदि क्वेश्चन बन जाए, और वैसे ये आईएएस में आ चुका है 2005 में, कि किस विद्वान ने कहा है कि नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति, किस विद्वान ने कहा है कि नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति तथा अन्न उत्पादक संस्कृति कहा गया है? तो किसने कहा है? गार्डन चाइल्ड ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए साथियों, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ युद्धकाल व शीतकाल की। तो अभी शीतकाल चल रहा है, युद्धकाल नहीं आया, तो आप जो मैंने समराइज किया आपके लिए, आप उसको ध्यान से देखें। आपके प्रदर्शन में, आपके विषय के ज्ञान में निखार आएगा। अब बात करेंगे नवपाषाण क्रांति शब्दावली का प्रयोग गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति, देखो बहुत ध्यान से देखिए, नवपाषाण क्रांति शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले गार्डन चाइल्ड ने, नवपाषाण क्रांति शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ यानी कि मैन मतलब व्यक्ति, आदमी, मैन मेक्स हिमसेल्फ, मैन मेक हिमसेल्फ में नवपाषाण क्रांति शब्दावली का प्रयोग गार्डन चाइल्ड ने किया। भारत में नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में आ चुका है, राजस्थान के कई एग्जाम्स में, आरपीसी के स्कूल लेक्चर्स एग्जाम में आ चुका है। भारत में नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज किसने की? ले मेंसुयर ने 1860 में टोस नदी घाटी से की। टोस नदी घाटी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत में प्राप्त प्रथम उपकरण नवपाषाण युग का है, जो कि टोस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। यदि हम नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं कि नवपाषाण काल का प्रथम उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ, टोस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। यदि प्रश्न बन जाए, देखो साथियों, यदि क्वेश्चन बन जाए कि भारत का नवपाषाण काल का यानी कि नियोलिथिक एज, मैं हर बार बोलता हूं, क्या है कि आजकल एग्जामिनर उसका अंग्रेजी नाम भी पूछ लेते हैं, यानी कि नियोलिथिक, नवपाषाण को क्या बोलते हैं? नियोलिथिक। तो वह एग्जामिनर क्या करता है कि नवपाषाण न देकर नियोलिथिक दे दे। तब भी आपको पता होना चाहिए कि नवपाषाण युग का प्रथम उपकरण कहां से प्राप्त हुआ? टोस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। देखो अगला प्रश्न देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एग्जाम्स में आता है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि उस क्वेश्चन को हम समझें इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कुछ ऐसा होता है, हमें क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इसको देखिए, पुरा पाषाण काल का उपकरण, पुरा पाषाण की बात हो रही है, पुरा पाषाण का उपकरण काल का उपकरण 1863 ईस्वी में मद्रास के पास स्थित पलवरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यदि बात हो रही है कि पुरा पाषाण काल का प्रथम उपकरण 1863 में किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था। यदि पुरा पाषाण का पूछ ले, यदि नवपाषाण काल का पूछ ले तो कहां से मिला है? नवपाषाण काल का उपकरण कहां से मिला साथियों? नवपाषाण काल का उपकरण हमें टोस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की भारत में सर्वप्रथम खोज मध्य पाषाण काल, देखो नवपाषाण काल के उपकरणों की खोज कहां हुई? नवपाषाण की टोस नदी घाटी। यदि पूछ ले पुरा पाषाण काल कहां हुई? पलवरम मद्रास के समीप। यदि पूछ ले मध्य पाषाण काल के उपकरण की खोज कहां हुई? सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वतों में, विंध्याचल क्षेत्र में हुई। कहां हुई? विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में 1867 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का प्रमुख औजार थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश पीसीएस में आ चुका है 2013 में, उसके बाद यूपी पीसीएस में 2016-18 में आ चुका है। ठीक है, कि पत्थर की कुल्हाड़ी किस काल का प्रमुख औजार थी? तो नवपाषाण काल। उत्तर क्या होगा? नवपाषाण काल। अब बात कर लेते हैं, इस काल के उपकरण पॉलिश किए हुए पत्थरों के बने हैं। यदि पूछ ले किस काल के उपकरण पॉलिश किए हुए पत्थरों से बने, तो उत्तर क्या होगा? नवपाषाण काल। यह पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति कही जाती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आईएएस में आ चुका है कथन के रूप में। यदि पूछ ले किस काल के उपकरणों को पॉलिश किए हुए संस्कृति भी कहा जाता है, मतलब किस काल के उपकरणों को पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति भी कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा? नवपाषाण काल को कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने नवपाषाण उपकरणों को 78 वर्गों में बांटा है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका, और ये क्वेश्चन 2015 के स्कूल व्याख्याता राजस्थान में भी आया है, स्कूल लेक्चर एग्जाम में आ चुका है राजस्थान के, कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने नवपाषाण उपकरणों को कितने वर्गों में बांटा है? 78 वर्गों में बांटा है। 78 कितने? 78। और एक ध्यान देने वाली बात हो रहा है, यदि इस वर्गीकरण में पूछ ले नवपाषाण काल के उपकरणों कितने वर्गों में बांटा है? 78 में। यदि इनका वर्गीकरण पूछ ले, इनमें से 41 तो क्या है? चमकीले हैं। 41 क्या है? चमकीले। ध्यान देने योग्य बात है, 41 चमकीले और 37 भद्दे व खुरदरे वर्ग के हैं। भद्दे और खुरदरे वर्ग के हैं। देखो साथियों, आगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान देने योग्य बात है। आसानी से एक बार आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भारत में प्रथम नवपाषाण कुठार, भारत में प्रथम, देखो ध्यान देने योग्य बात है, भारत में प्रथम नवपाषाण कुठार 1842 में मिडोज टेलर को, किसको? यदि पूछ ले भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण कुठार किसको प्राप्त हुआ, तो 1842 में मिडोज टेलर को रायचूर के लिंगसूर में प्राप्त हुआ। रायचूर के लिंगसूर में प्राप्त हुआ। 1872 ईस्वी में बेल्लारी में विलियम फ्रेजर ने 1872 में बेल्लारी में विलियम फ्रेजर ने नवपाषाणिक स्थल की खोज की। ये कर्नाटक पीसीएस में आ चुका है ये क्वेश्चन कि किसने 1872 में कर्नाटक के बेल्लारी से नवपाषाणिक स्थल की खोज की, तो उत्तर क्या होगा? मिडोज टेलर ने, सॉरी विलियम फ्रेजर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम फ्रेजर।
विलियम फ्रेजर ने इसकी खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य बात है। नवपाषाण काल में कृषि का की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। यदि क्वेश्चन बन जाए कि किस काल में कृषि की शुरुआत हुई, तो उत्तर क्या होगा? नवपाषाण काल। इस काल की सबसे बड़ी खोज गेहूं मानी जाती है। यदि ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो यदि एग्जामिनर पूछ ले कि किस काल में खेती की शुरुआत हुई, तो उत्तर क्या होगा? नवपाषाण काल। यदि एग्जामिनर हमसे ये पूछ ले कि किस काल में गेहूं की जो खोज थी वह सबसे बड़ी खोज मानी जाती है, तो यानी कि खेती किस काल में? नवपाषाण काल में। अब बात कर लेते हैं मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती जो कि 7000 ईस्वी पूर्व की है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती 7000 ईस्वी पूर्व की जो सबसे प्राचीनतम बस्ती है वह मेहरगढ़ से यानी कि बलूचिस्तान से प्राप्त हुई। और ये कहां पे स्थित है? बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ में। यदि पूछ ले मेहरगढ़ के पास कौन सा दर्रा स्थित है, तो उत्तर क्या होगा? बोलन दर्रा। यदि पूछ ले मेहरगढ़ के पास कौन सा प्रसिद्ध दर्रा स्थित है, तो बोलन दर्रा। मेहरगढ़ में 1974 ईस्वी में जीन फ्रैंकोइस जेरिज के निर्देशन में, देखो इंपॉर्टेंट है, जीन फ्रैंकोइस जेरिज के निर्देशन में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया। मेहरगढ़ को देखो इंपॉर्टेंट है, यदि पूछ ले कि मेहरगढ़ में किसके निर्देशन में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया, तो 1974 में फ्रैंकोइस जेरिज के निर्देशन में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार कहा जाता है। यदि पूछ ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे कथन आईएएस एग्जाम्स में आ चुके हैं। यदि पूछ ले कि और नेट में आते रहते हैं, प्राय नेट के एग्जाम में आते रहते हैं कि बलूचिस्तान का अन्न भंडार व रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? बलूचिस्तान का अन्न भंडार, बलूचिस्तान का तो अन्न भंडार और रोटी की टोकरी किस स्थान को कहा जाता है? तो मेहरगढ़ को कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, मेहरगढ़ से जो कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह लगभग 7000 ईस्वी पूर्व का है। यदि पूछ ले कि मेहरगढ़ से जो कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है प्राचीनतम, वो कितने वर्ष पुराना है? 7000 ईस्वी पूर्व। बोलन नदी के किनारे स्थित मेहरगढ़, बोलन नदी और बोलन दर्रे दोनों के अंतर को समझ लेना है। बोलन दर्रे, यदि ऑप्शन में दे दे कि मेहरगढ़ बोलन दर्रे या बोलन नदी के किनारे स्थित है, तो हाँ, दोनों के किनारे स्थित है। बोलन दर्रे के भी किनारे स्थित है और बोलन नदी के किनारे भी स्थित है। मेहरगढ़ से गेहूं व कपास की खेती होती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती होती थी, इसके साक्ष्य मिले। और सर्वप्रथम रांगी की खेती की गई। मेहरगढ़ में सर्वप्रथम रांगी की खेती की गई। एक ध्यान देने योग्य बात यह भी, यदि क्वेश्चन बन जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले कपास की खेती की गई, तो उत्तर क्या होगा? मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़, जो कहां पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। देखो यदि क्वेश्चन बन जाए, स्कूल लेक्चर में आ चुका है, पुराने स्कूल लेक्चर में। उसके बाद यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, आईएएस 2002 का प्रश्न है ये, कि पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से 7 पुरातत्विक स्तर प्रकाश में आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाइट में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ से कितने पुरातत्विक स्तर, मतलब कि खनन के दौरान जो उत्खनन हुआ है उसके दौरान कितने पुरातत्विक स्तर प्रकाश में है? तो
7, आहट से कितने प्राप्त हुए? 15, कालीबंगा से 5, ठीक है। मेहरगढ़ से बकरी के साथ मालिक को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। यदि प्रश्न बन जाए कि कहां से मालिक के साथ, किस स्थान से मालिक के साथ बकरी को दफनाए जाने वाले वह कारीगर की कब्र मिली है, कारीगर की कब्र, यदि कारीगर की कब्र और मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिले? मेहरगढ़ से मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी जिस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं अभी से ध्यान देना प्रारंभ कर दे। जो साथी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे चुके हैं वह खाली अपनी कॉलेज लेक्चर की तैयारी को या जो भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी प्रारंभ कर दे। रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, रिजल्ट आएगा तब अपने फर्स्ट ग्रेड का तब तैयारी प्रारंभ करेंगे। इससे आपकी तैयारी बाधित होगी। और हर बार यही बात मैं बोलता हूं, कच्चे ईंटों के सिगार के आकार की अंगीठियां यहां से प्राप्त हुए हैं। चकमक पत्थर पर आधारित प्रस्तर उद्योग और जुड़ा हुआ हंसिया यहां से प्राप्त हुआ है। देखो अब कश्मीर के प्रमुख नवपाषाण स्थलों की बात कर लेते हैं। कश्मीर के नवपाषाण कालीन स्थल, सबसे पहले कश्मीर में नवपाषाण कालीन स्थल संस्कृति के प्रमुख स्थल बुरजोम व गुफ कराल है। बुरजोम की खोज 1935 में एच.डी. टेरा व टी.टी. पीटरसन ने की। बुरजोम की खोज कब हुई? 1935 में। किसने की? टी.टी. पीटरसन और एच.डी. टेरा ने। टी.टी. पीटरसन और एच.डी. टेरा ने 1935 में इसकी खोज की। कब की? 1935 में। बुरजोम का अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुरजोम का अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुरजोम के लोग, यदि क्वेश्चन बन जाए कि बुरजोम के लोग किस प्रकार के मर्दबांड का प्रयोग करते थे? खुरदरे धूसर मर्दबांड का। यदि क्वेश्चन बन जाए, ये आईएएस का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा 2003 और 2009 की बुरजोम के लोग किस प्रकार के मर्द पात्र का उपयोग करते थे? तो किस प्रकार के मर्द पात्र का उपयोग करते थे? खुरदरे धूसर मर्दबांड का प्रयोग करते थे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने योग्य है, बुरजोम के लोग खुरदरे धूसर मर्दबांड का प्रयोग करते थे। बुरजोम में पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के शव के साथ, बुरजोम में बकरी की तुमने बात कर, सॉरी मेहरगढ़ में बुरजोम में पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यदि प्रश्न बन जाए कि बुरजोम में कुत्तों और भेड़ियों के साथ मालिक को दफनाया जाता था, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि क्वेश्चन घूम जाए और पूछ ले किस स्थान से मालिक के को दफनाए जाने का साक्ष्य भेड़ियों व कुत्तों के साथ मिला, तो उत्तर क्या होगा? बुरजोम। यह प्रथा भारत के किसी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल से नहीं मिलती। यदि क्वेश्चन बन जाए कि किस नवपाषाण कालीन स्थल से कुत्ते व भेड़िए के मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा साथियों? उत्तर होगा बुर्ज होम। बुरजोम का अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान। गुफ कराल इंपॉर्टेंट है, गुफ कराल इंपॉर्टेंट है। गुफ कराल की खुदाई 1981 में ए.के. शर्मा ने। यदि पूछ ले किसने गुफ कराल की खुदाई करवाई, तो किसने करवाई? 1981 में ए.के. शर्मा ने करवाई। गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुमार की गुफा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। यदि पूछ ले कि गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुमार की गुफा। गुफ कराल के लोग कृषि में पशुपालन करते थे। यदि पूछ ले यदि गुफ कराल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन।
गुफकुराल से अनाज पीसने, गुफकुराल से, यदि कथन में पूछ लेगा, ये कथन में पूछेगा आपसे, पूछ सकता है। हर बार मैं बोलता हूं पेपर विविधताओं से भरे आ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। गुफकुराल से अनाज पीसने व वस्त्र सीलने, गुफरकाल से अनाज पीसने व वस्त्र सीलने से वहां के लोग परिचित थे। इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि गुफराल के लोग अनाज पीसने व वस्त्र सीलने की विधि से परिचित थे। अब आगे बात कर लेते हैं जो कश्मीर के जो नवपाषाण कालीन स्थल थे उनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं अपने, ठीक है। गर्तावास या गड्ढों, गर्तावास या गड्ढों में बनाए गए आवास, मतलब यदि पूछ ले कि निम्न में से ये निम्नलिखित विशेषताएं किस काल से संबंधित है, तो यह और किस क्षेत्र से संबंधित है, तो नवपाषाण काल से ये विशेषताएं संबंधित है। और कश्मीर से। देखो मुख्य विशेषताएं क्या है, गर्तावास या गड्ढे में बनाए गए आवास, अनेक प्रकार के मर्दबांड, ठीक है, पत्थर व हड्डियों के औजार, पत्थर व हड्डियों के औजार, गर्तावास या खड्डों में बनाए गए आवास, अनेक प्रकार के मर्दबांड, पत्थर व हड्डियों के औजार। माइक्रोलिथ मतलब क्या होता है, सूक्ष्म उपकरण। क्या होता है, सूक्ष्म उपकरण। माइक्रोलिथ की अनुपस्थिति अर्थात माइक्रोलिथ की अनुपस्थिति अर्थात लघु पाषाण का पूर्णतः लघु पाषाण उपकरणों, मतलब जो कश्मीर की जो नवपाषाण संस्कृति थी उसकी मुख्य विशेषता यहां थी कि यहां माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का पूर्णतः अभाव था। गोमल नदी घाटी में गुमला से विशाल सामुदायिक चूल्हे मिले हैं। और किस मध्य पूरा पाषाण काल किसे सामुदायिक स्थल से सामुदायिक चूल्हे मिले, तो बुद्धिहाल कर्नाटक से। यदि यही क्वेश्चन पूरा पाषाण काल से पूछ ले तो कहां से, मध्य पूरा पाषाण काल से पूछ ले तो उत्तर क्या होगा, बुद्धिहाल कर्नाटक। चिराद कहां पड़ता है, देखो चिराद पड़ता है बिहार के सारण जिले में। जो चिराद है वह बिहार के सारण जिले में पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चिराद है वह सारण जिले में पड़ता है, बिहार में। कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है चिराद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। यदि पूछ ले किस नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के उपकरण सर्वाधिक मिले हैं, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा चिराद, सारण जिला, बिहार, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बने। अच्छा, यदि ये क्वेश्चन ये बन जाए, इंपॉर्टेंट है, यदि क्वेश्चन बन जाए किस स्थान से मुख्यतः हिरणों की अस्थियों से बने हुए उपकरण मिले हैं सर्वाधिक, तो उत्तर क्या होगा, चिराद। और चिराद की एक अन्य बात विशेषता और है, चिराद से पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं। देखो एक बात और है, ध्यान, चिराद से हड्डी के उपकरण मिले हैं किंतु पत्थर के उपकरण नहीं मिले। चिराद गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदी के संगम पर स्थित था। जो चिराद था गंगा, सोन, गंडक, घाघरा नदी के किनारे स्थित था। 4 नदियों, कितने, 4 नदियों। इलाहाबाद स्थित कोल्डी हवा, महगड़ा, महगड़ा को महागड़ा भी बोलते हैं, ध्यान देने योग्य बात है। तथा पंचोग अन्य महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल है। यदि पूछ ले उत्तर प्रदेश के कौन से महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल है, तो कौन कौन से, कोल्डी हवा, महगड़ा या महागड़ा या पंचोह। कोल्डी हवा से देखो ये ध्यान देने योग्य बात है, कोल्डी हवा से नवपाषाण काल के साथ ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यदि क्वेश्चन बन जाए निम्नलिखित स्थान से ताम्र और लौहकालीन नवपाषाण काल के साथ, यदि क्वेश्चन बन जाए कि किस स्थान से नवपाषाण काल के साथ ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो क्या होगा,
कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, बेलन घाटी कहां पड़ती है? इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद यूपी। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से 6000 ईसा पूर्व का चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यदि पूछ ले उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित किस स्थान से नवपाषाण कालीन 6000 ईस्वी पूर्व का चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो उत्तर क्या होगा? कोल्डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में आ चुका है, बिहार बीपीपीसीएस में आ चुका है। ठीक है, ध्यान देने योग्य प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में ही स्थित मैगड़ा से, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित मैगड़ा से भी चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। यह इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोहरा देव वाला। उत्तर प्रदेश के लोहरा देव कहां पड़ता है? संत कबीर नगर। लोहरा देव से लगभग 8 से 9000 ईसा पूर्व का चावल का साक्ष्य मिला है, जो नवीनतम खोज है, उत्तर प्रदेश के लोहरा देव जो कि संत कबीर नगर में स्थित है, वहां से चावल का 8 से 9000 ईसा पूर्व का चावल का साक्ष्य मिला है, जो कि नवीनतम खोजा गया चावल का साक्ष्य है। लोहरा देव से प्राप्त चावल की खेती को भारत में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, जबकि मेहरगढ़ से प्राप्त खेती के साक्ष्य को 7000 ईसा पूर्व माना गया। किंतु यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब लोहरा देव से पहले यदि लोहरा देव ऑप्शन में आ जाए और मेहरगढ़ आ जाए तो उत्तर क्या होगा? लोहरा देव उत्तर होगा। कोल्डी हवा और मैगरा से यदि क्वेश्चन बन जाए कि कोल्डी और मैगरा से वर्ताकार झोपड़ियों के कई स्तर प्राप्त हुए हैं। यदि क्वेश्चन बन जाए कि कहां से वर्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे, तो कहां से हुए हैं? कोल्डी और मैगरा से। अब बात करते हैं, देखो बेलन घाटी के कोल्डी हवा चौपानी मंडो, बेलन घाटी की यदि पूछ ले कि कोल्डी हवा चौपानी मंडो और मैगड़ा नामक स्थान किस घाटी में स्थित है, तो बेलन घाटी में। ठीक है, इन स्थानों से अन्य संग्रह चरण से अन्न उत्पादक चरण के संक्रमण के संकेत मिले हैं। यानी कि इन स्थानों से चौपानी मंडो, मैगड़ा और कोल्डी हवा से अन्न उत्पादन चरण में अन्न उत्पादन जब हुआ था तो उसके अन्न संग्रह ठीक है से अन्न उत्पादन चरण में संक्रमण के संकेत मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्डी हवा से रस्सी छाप, डोरी छाप, मर्तबांड प्राप्त होते हैं। यदि पूछ ले बेलन घाटी के, देखो यहां क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा बेलन घाटी के, देखो क्वेश्चन एग्जाम में घुमाएगा बेलन घाटी के किस स्थान से रस्सी छाप व डोरी छाप मर्तबांड मिले, तो कहां से मिले? रस्सी छाप व डोरी छाप किस स्थान से मिले? कोल्डी हवा से। चौपानी मांडो से मर्तबांडों के उपयोग का सबसे पुरातन साक्ष्य प्राप्त होता है। यदि क्वेश्चन बन जाए किस स्थान से सबसे पुराने मर्तबांडों को उपयोग के साक्ष्य मिले, तो कहां से मिले? चौपानी मांडो से मिले। कहां से मिले? चौपानी मांडो से। यदि देखो यहां बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्थलों की जो कि
जो कि दक्षिण भारत के हैं। ये कहां के हैं? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के हैं। तो यहां पे कर्नाटक में कौन सा? हुल्लूर, हुल्लूर, मास्की है, हुल्लूर है, कोडेकल है। देखो मास्की, सबसे पहले तो हुल्लूर है, मास्की है, कोडेकल है, पिकलीहल है, टी नरसिंहपुर है, टेकलकोट है, संगनकल्लू है। संगनकल्लू से राग के टीले भी प्राप्त हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुनकोंडा, पलवाय, नागार्जुनकोंडा, पलवाय, देखो नागार्जुनकोंडा, पलवाय, उतनूर, नागार्जुनकोंडा, पलवाय, उतनूर, संगनपल्ली। अब संगनकल्लू और संगलपल्ली में अंतर है। यह संगनपल्ली है, वह संगनकल्लू है। यदि संगनपल्ली की बात कर ले तो वह आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु पेयमपल्ली नवपाषाणिक स्थल तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के स्थलों पर, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के स्थलों पर विशेष कर्नाटक के पिकलीहल में भस्म के टीले भी पाए गए हैं। यदि पूछ ले देखो यहां पे स्मार्ट काम करना है। यदि क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन बन जाए, इंपॉर्टेंट है वैसे तो, यदि क्वेश्चन बन जाए कि दक्षिण भारत के किस स्थल से नवपाषाण कालीन राग के टीले पाए गए हैं, तो उत्तर क्या है? पिकलीहल। देखो एक क्वेश्चन घूम भी जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे घूम जाएगा कि कर्नाटक के पिकलीहल, कर्नाटक में जो पिकलीहल में भस्म के टीले, कर्नाटक की पिकलीहल में जो भस्म के टीले मिले हैं वह किस काल की प्रमुख विशेषता है? नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन साक्ष्य संगनकल्लू और नागार्जुनकोंडा। मैंने बताया था ना, नागार्जुनकोंडा को श्री पर्वत भी कहते थे। ठीक है। दक्षिण भारत में यदि क्वेश्चन बन जाए कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो संगनकल्लू और नागार्जुनकोंडा। संगनकल्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, और नेट एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है कि दक्षिण भारत के किन नवपाषाणिक स्थलों से, ठीक है, मतलब दक्षिण भारत के सर्वप्रथम प्रकाश में आए, दक्षिण भारत के सर्वप्रथम प्रकाश में आए नवपाषाण कालीन साक्ष्य कौन से हैं? जो स्थल प्रकाश में है नवपाषाण कालीन, तो वे कौन से हैं? संगनकल्लू व नागार्जुनकोंडा। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का मुख्य स्थल बेल्लारी है। यदि पूछ ले दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? बेल्लारी। और बेल्लारी की खोज हमने पहले बात की थी, बेल्लारी की खोज 1872 में, बेल्लारी की खोज 1872 में विलियम फ्रेजर ने की। किसने की? विलियम फ्रेजर ने। अब भस्म टीलों की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भस्म टीलों की बात कर लेते हैं, इनको क्या बोला जाता है? एस मोंड्स। यदि वह अंग्रेज भस्म के टीले ने देकर कई बार एस मोंड भी पूछ लेता है, एस मोंड, तो हमको पता होना चाहिए मोंड, राग के टीले या भस्म के टीले। मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष हैं। ये मवेशी जो रखते थे राग के टीले, उनकी बस्ती के अवशेष हैं। जानवरों को एक बाड़े में रखा जाता था और उनका जो गोबर इकट्ठा होता था उसे आग लगा दी जाती थी, जिससे वह गोबर राख के ढेर में परिवर्तित हो जाता था। यानी कि गोबर के ढेर को आग लगा दी जाती थी तो वह राख के ढेर में परिवर्तित हो जाता था। सर्वप्रथम टीजे न्यूबोल्ड ने कर्नाटक स्थित कुप्पगल, सर्वप्रथम टीजे बोल्ड ने कर्नाटक स्थित कुप्पगल से राग की टीले की खोज की थी। यदि प्रश्न बन जाए कि किसने सर्वप्रथम राग के टीले की खोज की, टीजे न्यूबोल्ड ने कहां से की थी? कुप्पगल कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इन राग के टीलों को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम, यदि पूछ ले कि इन राग के टीलों का, यदि पूछ ले प्रश्न बन जाए कि इन राग के टीलों का
का संबंध सर्वप्रथम नवपाषाण काल से किया था। यदि राख के टीलों का संबंध जो नवपाषाण काल के जो राख के टीले हैं जो दक्षिण भारत का, इनका संबंध सर्वप्रथम नवपाषाण काल से किसने किया था? किसने किया था साथियों? देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने इसका संबंध नवपाषाण काल से किया था। सभी दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक स्थलों में राख के टीले की प्राप्ति नहीं हुई है। यदि कथन दे दे यदि ये कथन दे दे क्या दक्षिण भारत के सभी नवपाषाणिक स्थलों से राख के टीलों की प्राप्ति हुई है, तो उत्तर क्या होगा? सभी स्थानों से राख के टीलों की प्राप्ति नहीं है। जैसे संगनकल्लू से मिला है, उसके पश्चात आपके संगनकल्लू से मिल गया, उसके पश्चात कुपगल से मिल गया और पिकली हल से मिल गया। देखो संगनकल्लू, पिकली हल और कुपगल स्थानों से ये राख के टीले मिले हैं। राख के टीले कर्नाटक के संगनकल्लू, कुपगल, बुद्धिहल, मास्को, ब्रागरी और बुद्धिक नामा से भी प्राप्त हुए हैं। देखो राख के टीले कर्नाटक के, राख के टीले ध्यान देने की योग्य बात है। यदि कर्नाटक में कहां से प्राप्त हुए? संगनकल्लू, कुपगल, बुद्धिहल, मास्की, ब्रह्मगिरी और बुद्धिक नामा से प्राप्त हुए हैं। साथियों लगातार आपके लिए निःशुल्क सेवा देने का प्रयास कर रहा हूं और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, नेट और सेट के एग्जाम के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या जो साथी एमए प्रीवियस में पढ़ रहे हैं या एमए फाइनल में आएंगे, जो एमए फाइनल के पेपर में बैठेंगे, और जो साथी फर्स्ट ग्रेड पेपर दे चुके हैं, वो निसंदेह समय को वेस्ट ना करें। मैं हर बार बोलता हूँ शांति काल की तैयारी आपको चयनित कराती है, और आप ये ना देखें कि इस वैकेंसी के लिए 25 लाख फॉर्म भरे हैं, 20 लाख फॉर्म भरे हैं। साथियों मैं हर बार बोलता हूँ कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल और केवल एक पद चाहिए। ठीक है, आप जैसे व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति ही इस पद को पेपर पास करते हैं। कोई व्यक्ति कोई तीसरी दुनिया से नहीं आता है। तो यदि आप शांति काल का उपयोग करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ विज्ञप्ति से पहले के समय का उपयोग करेंगे, तो निसंदेह आप चयनित होंगे। कल लौ युग को प्रारंभ करेंगे, साथ में ताम्रपाषाण युग को प्रारंभ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे। आज कल मैं अपना टाइम टेबल भी आपके सम्मुख लाऊंगा कि किस प्रकार नौकरी पेशा और जो साथी नौकरी में नहीं है वे किस प्रकार एक टाइम टेबल को फॉलो कर सफलता को आसानी से पा सकते हैं। तो साथियों जय हिंद, जल्दी एक और वीडियो लेके आऊँगा।